बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज तुम लोगों का जो चैप्टर ट्रांसपोर्ट वाला है वो स्टार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है वो ट्रांसपोर्ट के बारे में ज़िक्र करेंगे कि ह्यूमन के अंदर और प्लांट्स के मुताबिक आपके चैप्टर के अंदर बात की गई है। तो यहाँ पर हम इसे डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट of molecules from one place to another is called ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करती है, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक में बात शामिल है वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है। तो बेटा ध्यान से समझना है ये बातें सारी। ट्रांसपोर्टेशन in plants इस बात को करने से पहले मैं करता जाऊं कि आपकी जो किंगडम प्लांटी है उसको जो है वो दो क्लासेस, दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है किंगडम ब्रायोफाइटा एंड सेकेंड हमारे पास है किंगडम एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, आप लोगों की जितनी प्लांट किंगडम है उसे दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, किंगडम ब्रायोफाइटा एंड किंगडम ट्रैकियोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये हमारे पास नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं। या इसे तुम नॉन वुडी प्लांट्स भी कह सकते हो। ये वुडी प्लांट्स हैं, इनको वैस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये सारे वुडी प्लांट्स हैं और वो नॉन वुडी प्लांट्स हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं, तुम लोगों को सबको मैंने 12 मरतबा ये बातें बताई हुई हैं कैसे तमाम प्लांट्स कि जिनके अंदर रियल या ट्रू वास्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं होते। वास्कुलर सिस्टम, a vascular tissues or bundles, एनीवन कुछ भी आप इसे कह सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि नॉन वास्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? द प्लांट वी डू नॉट हैव ट्रू वास्कुलर टिश्यूज। ठीक है, नॉट हैव ट्रू लीव्स, शूट एंड स्टेम्स। शूट और स्टेम्स सेम, डू नॉट हैव ट्रू रूट्स। ठीक है, और जो वास्कुलर टिश्यूज हैं, जो वास्कुलर प्लांट्स हैं, द प्लांट विच हैव ट्रू वास्कुलर बंडल, वास्कुलर टिश्यूज, कि उनके अंदर बाकायदा जो है वास्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट जो है इनके अंदर कोई भी हमारे पास बाकायदा वास्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं होते। अब वास्कुलर टिश्यूज हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक हमारे पास कहलाता है जाइलम एंड सेकेंड हमारे पास कहलाता है फ्लोएम। अब जाइलम का फंक्शन क्या है? कंडक्शन, शेप। शेप हमारे पास है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, फ्रॉम
रूट टू लीव्स, ठीक है। और जो फ्लोएम है आगे, इसकी भी दो टाइप्स हैं, इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है, फ्लोएम की भी और जाइलम की भी। फ्लोएम का हमारे पास फंक्शन है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू all other parts of plant. Process is called translocation. Is translocation, ठीक है। जब प्लांट्स के अंदर फ्लोएम टिश्यूज जो हैं वो ग्लूकोज को लीव से पौधे के दूसरे हिस्सों की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया है कि जो आप लोगों के नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जो ब्रायोफाइट्स हैं, उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज ट्रू नहीं होते, तो उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सारा कुछ होता है। तो उनमें जो वाटर है वो दाखिल होते हैं थ्रू स्पेसिफिक सेल्स, टिश्यूज आर सेल्स, उन्हें हम बोलते हैं रिब सेल्स। क्या बोलते हैं, रिब्स सेल्स बोलते हैं। इनके अंदर ये पानी एंटर होता है और इसी के अंदर यही, ये समझ लो कि इनके अंदर यही रिब सेल जो है वो जाइलम टिश्यूज का काम अदा करता है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो आपके जिस तरह वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर बाकायदा जाइलम फ्लोएम, इनमें ऐसा नहीं होता। तो जब रिब सेल्स के अंदर पानी जो है ऑस्मोसिस के जरिए दाखिल होता है, तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, ब्रायोफाइट जो है, इनके अंदर एक तो टर्गर प्रेशर पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से वो बिल्कुल स्टिफ रहते हैं। और सेकेंड, हमारे पास यही पानी जो है इनके फोटोसिंथेसिस के अंदर काम कर रहे होते हैं। बेटा समझ आ गई मेरी बात की। तो यहाँ पर जो मैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करूँगा, ये स्पेसिफिकली मेरे पास जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज के हवाले से है। अब ज़मीन से जितना भी पानी और उसमें जो मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, प्लांट्स के अंदर वो वाला ऑर्गन या पार्ट हमारे पास कहलाता है रूट। यानी जितना ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब होना है, ठीक है, या उसमें जो मिनरल्स वो एब्जॉर्ब होने हैं, तो वो किसके ज़रिए होते हैं, रूट्स के ज़रिए होते हैं। अब रूट जो है वो इतनी लंबाई में नहीं होती, बड़ी भी होती लेकिन इतनी लंबाई में ही नहीं होती, ये पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ये मेन ऑर्गन यही है। तो कुदरत ने जो है इसकी हेल्प के लिए कुछ इसके ऊपर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए, वो सारे इसके हेल्पर्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। ये दूर दूर जो है वो सॉइल के अंदर जो है वो फैले हुए होते हैं, और ये रूट हेयर की हेल्प करते हैं पानी को ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरह इन्हीं के ज़रिए जो रूट होती है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो रूट हेयर जो है वो ज़मीन पर दूर दूर तक फैले होते हैं, जिसकी वजह से जड़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी दाखिल हो सकता है। तो जड़ हमारे पास मेन ज़रिया है प्लांट्स के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके जो है वो पौधों के पत्तों तक पहुंचाना होता है, ताकि उसे फोटोसिंथेसिस के अमल में यूज़ भी किया जाए और ट्रांसपिरेशन का अमल भी किया, बहुत सारे इसके दीगर फंक्शंस हैं, ठीक है। अब रूट जो होती है वो सिर्फ प्लांट को ज़मीन के अंदर एंकर नहीं करती, उसको सिर्फ दबाए नहीं रखती, बल्कि ये बहुत पानी को और जितने उसमें डिज़ॉल्व मिनरल्स होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, रूट्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी बातें करनी है, वेस्कुलर टिश्यूज रूट में होते क्या कहाँ पर हैं और किस शेप में होते हैं। जो कंडक्टिंग टिश्यूज है, क्योंकि आपके वेस्कुलर टिश्यूज को कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहा जाता है, तो ये रूट के बिल्कुल दरमियान में एक रॉड शक्ल बनाए हुए होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो रॉड शक्ल बनाए हुए होते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए।
यहाँ पर सिर्फ मैं तुम लोग को इसके गिद बता रहा हूँ, रूट नहीं बना रहा से। ये बिल्कुल जड़ के दरमियान में जो है वो रॉड शेप के आपके कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं, यानी वेस्कुलर टिश्यू जो है वो मौजूद होते हैं। अब ये जो वेस्कुलर टिश्यूज है, इनके बाहर की तरफ कुदरत ने जो है वो एक सिंगल लेयर वाले सेल्स बनाए हुए हैं, सही ना। इसके हर तरफ ये सिंगल सेल वाले लेयर्स मौजूद, थिन सी लेयर होती है लेकिन सिंगल सेल्स की होती है। ये हमारे पास लेयर कहलाती है पेरिसाइकल। क्या कहलाती है? पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल के बाहर की तरफ जो है पतले लेकिन चौड़े, ठीक है ना, पतले होते हैं लेकिन चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, सेल की एक और लेयर बनाई हुई है। मेरा सबको समझ आ रही है? ये हमारे पास जो चौड़ी सेल की लेयर है ना, ब्रॉड, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो खुराक भी महफूज होती है, जो ग्लूकोज बनता है वो यहाँ पर जड़ के लिए आके महफूज होता है। अब इसके बिल्कुल बाहर की तरफ एक पतली सी सिंगल सेल की और लेयर कुदरत ने बनाई हुई है, ये आप लोगों के कॉर्टेक्स के, ठीक है ना। बड़े सबको समझ आ रही मेरी बात की? तो हमारे पास ये उसके बिल्कुल बाहर की तरफ एक और सेल की लेयर मौजूद होती है। बेटा यहाँ पर जो है वो पेरिसाइकिल की बजाय, सॉरी मुझसे थोड़ा ये हो गया है, तो ये हमारे पास सेल लेयर थोड़ी सी चेंज हो गई है मुझसे। इसके गिर्द जो है वो पतली सी लेयर होती है, थोड़ा सा मुझसे ना यहाँ ऊपर नीचे होगी बात। तो ये हमारे पास पतली सी सेल की लेयर इसके बाहर की तरफ होती है, इसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस बोलते हैं। और इसके गिर्द हमारे पास जो है ये जो कॉर्टेक्स की लेयर इसके गिर्द मौजूद होती है, चौड़े सेल्स वाली, पतले होते हैं लेकिन चौड़े होते हैं। तो ये हमारे पास लेयर कहलाती है कॉर्टेक्स। जैसे मैंने अभी बताया है कि ये जो कॉर्टेक्स होती है इसमें खुराक जो है महफूज होती है। फिर इसके गिर्द कुदरत ने मज़ीद एक पतली सी सिंगल लेयर बनाई हुई है एक और। ये सारी आपके रूट के, ये वाली सारी रूट के अंदर है और फिर ये रूट से बाहर, यानी ये रूट की जो ये बाहरी वाली सतह है, ये वाली सारी जिससे रूट हेयर्स बाहर निकले हैं, ये हमारे पास लेयर कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। अब तुम्हारे प्लांट्स जो है उसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है ना, ये जो सेल वॉल होती है ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है। क्यों रिजिड होता है? कि इसके अंदर लिग्निन होता है, लिग्निन की वजह से ये सख्त होता जाता है, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि इतने सख्त स्ट्रक्चर में से पानी जो है वो गुजर नहीं सकता, कुदरत ने उसका भी इंतज़ाम किया है कि आपकी जो सेल वॉल, को प्लांट का जो भी सेल है उसके गिर्द सेल वॉल है, चाहे वो रूट हेयर्स हैं, चाहे वो रूट है, कुछ भी है, उनकी सेल वॉल के अंदर कुदरत ने ये पोर्स बनाए हुए हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो इनको कहा जाता है कि जब भी हमारे पास पानी दाखिल होगा ज़मीन से, वो रूट हेयर की पहले प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए रूट में जाएगा, रूट हेयर्स में जाएगा, रूट हेयर्स से वो यहाँ पर एपिडर्मिस में जो प्लाज्मोडेस्माटा है उनके अंदर। बेटा ये सिंपल सी बात है, इसमें और बहुत सारे कैस्पेरन सेल्स होते हैं जो पानी के लिए रुकावट बनते हैं। फिर 3 रास्ते हैं, 3 तरीकाकार हैं जिसके ज़रिए पानी जो है वो जड़ के अंदर दाखिल किया जाता है, ठीक है ना। एक वैक्यूल होता है, एक एपोप्लास्ट और एक हाइपोप्लास्ट तरीका। ये 3 मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए
रूट के अंदर पानी दाखिल होता है, लिहाजा ये सिंपल तरीका आपको बताया गया यहाँ पर। तो जैसे हमारे पास रूट हेयर जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है ज़मीन के अंदर से। अब ये ज़मीन के अंदर कोई नीचे टैंकर तो नहीं पानी का पड़ा जिसमें ये, बल्कि ये हमारे पास जो सॉइल पार्टिकल है उसके अंदर से पानी ये खींचती है, ड्रॉप वाइज ये पानी आता है। ये नहीं कि जैसे आप लोग पानी का पाइप लगाओ तो पानी उसमें से एक पूरी रूटीन से आ रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स है उसके अंदर से एक एक ड्रॉप करके ये निकलता है। ये बहुत तेज़ प्रोसेस नहीं, बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो रूट हेयर्स की प्लाज्मोडेस्माटा है उसमें से ये पानी रूट हेयर्स में दाखिल होता है, वहाँ से जब ये एपिडर्मिस की तरफ आता है तो एपिडर्मिस की प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए ये हमारे पास किसके पास जाता है, कॉर्टेक्स से, सेम कॉर्टेक्स से भी आगे गुजरता है हमारे पास एंडोडर्मिस के पास, फिर उसके बाद आपकी ये जो पेरिसाइकिल है उसके पास, फिर आपके वो किस में दाखिल होता है, ये रॉड शेप कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो होते हैं यानी जाइलम के अंदर दाखिल होता है। अब जाइलम यहाँ पर जितनी रूट की लंबाई होगी, जाइलम ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उस रूट के साइज़ के मुताबिक ही उसके अंदर होगा, और वहाँ से वो जाइलम वेसल के अंदर दाखिल होता है, और दाखिल होते ही पहले वो आपके स्टेम के पास जाता है, वहाँ से आपके जो है वो लीव्स या ब्रांचेस जहाँ जहाँ जो है पानी ने जाना होता है वहाँ से होता होता आपके कहाँ पे जाता है, लीव्स के अंदर जाता है। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल सा तरीका का था कि जिसके ज़रिए आपके रूट जो है पानी को लीव्स तक पहुंचाती है। तो बेटा इसकी अलग से थ्योरी भी है, तो वो आगे लेक्चर्स के अंदर बातें आएंगी सारी कि कौन सी ऐसी थ्योरी है, यानी पानी जो है वो किस तरह, यहाँ तो सिर्फ ये बताया ना कि पानी इस तरह चढ़ता है यहाँ से यहाँ, फिर वहाँ पर थ्योरी में बताया जाएगा कि पानी किस तरह अंदर जो है वो चढ़ता है। तो उसके लिए बाकायदा एक थ्योरी बयान की गई है ना, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, ये आगे इसकी वजाहत सारी आती जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई बेटा मेरी बात की। उसके बाद नेक्स्ट तुम लोग का टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन केमिस्ट्री की ज़ुबान में जब पानी जो है वेपर फेज में जाता है तो एवापोरेशन होता है। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी की ज़ुबान में वही एवापोरेशन ऑफ वाटर हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। एवापोरेशन ऑफ वाटर into vapors through stomata especially, ठीक है, stomata especially is called transpiration। स्पेशली स्टोमेटा के ज़रिए पानी का वेपर्स फॉर्म के अंदर एवापोरेट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब जो ट्रांसपायरेशन है इसकी 3 टाइप्स हैं, किताब में इसका सिर्फ जिक्र है, इसकी डिटेल मौजूद नहीं है। ट्रांसपायरेशन टाइप्स 3 तरह की ट्रांसपायरेशन है। एक हमारे पास कहलाती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, एंड सेकेंड हमारे पास कहलाती है क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन, एंड थर्ड हमारे पास कहलाती है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सबसे ज़्यादा अबाउट 90% जो है ट्रांसपायरेशन का स्टोमेटा के ज़रिए होता है। अब क्यूटिकल हमारे पास क्या है, आप लोगों का जो लीव होता है, लीव के जो एपिडर्मस है ना, लीव की एपिडर्मस, ये मान लो ये हमारी एपिडर्मस है लीव की, ठीक है, बाहर वाली जो सतह है एपिडर्मस कहलाती है। इस पर कुदरत ने हल्का सा जो है वो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। अब क्यूटिकल बनी होती है फैटी एसिड्स की, ठीक है, तो पानी, अब फैटी एसिड सारे ऑयल होते हैं, चर्बियाँ होती हैं, फैट्स होती हैं,
तो इनमें ये पानी के लिए पानी को अपने अंदर हल नहीं करती, ना ये पानी में खुद हल होती है। तो लिहाजा पानी की यहाँ से भी एवेपोरेशन होती है क्यूटिकल के ज़रिए, क्योंकि स्टोमेटा जब खुलते हैं तो ज़ाहिर स्टोमेटा में इसमें निकल रहा होता है और फिर ये क्यूटिकल जो बिल्कुल पत्ते के ऊपर ही मौजूद होती है, इसके ज़रिए पानी एवेपोरेट रहता है, लेकिन इसमें पानी ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए सबसे हमारे पास स्टोमेटा के बाद जो कम एवेपोरेशन होती है वो किसके ज़रिए होती है, क्यूटिकल, और सबसे कम हमारे पास किसके ज़रिए होती है, लेंटिसेल्स के ज़रिए होती है। ठीक है ना। अब लेंटिसेल्स क्या हैं, आपके जो वुडी प्लांट्स हैं, मोटे तनों वाले, मोटी लकड़दार जो प्लांट है, आपने कभी देखा होगा उनके तनों पर इस तरह जो है वो स्कॉर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं तनों के ऊपर, जड़ों पे भी बने होते हैं। ठीक है ना। तो उन तनों के अंदर माइक्रोस्कोपिक कुदरत ने पोर्स बनाए हुए हैं। वो माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन स्कॉर के अंदर जो तनों के ऊपर बने हैं, इन पोर्स को हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं? तो जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें इतना पानी अंदर जा रहा होता है कि पत्तों के ज़रिए भी निकल रहा होता है, लेंटिसेल्स के ज़रिए भी निकल रहा होता है, और तुम्हारे क्यूटिकल के ज़रिए भी निकल रहा होता है। तो ये लेंटिसेल हम आपके जो लकड़दार, मोटी लकड़दार पौधे होते हैं जिनके तने मोटे होते हैं, जैसे आपका बरगद का दरख्त है या बोर का दरख्त है, उसके तनों के ऊपर स्कार्स बने होते हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनकी जड़ों में भी बने होते हैं। तो जड़ों के ज़रिए भी जो है पानी एवेपोरेट बाहर होता है, क्योंकि एवेपोरेशन का अमल जो है वो किसी भी प्रोसेस पर किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर दरकार नहीं होता। ठीक है ना। तो हर टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन अमल हो सकता है। तो लेंटिसेल्स के लिए भी ट्रांसपायरेशन होती है। तो ये हमारे पास इस टॉपिक के हवाले से कुछ बातें थी।